टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा योगदान देने के लिए हम आज अगले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको एक एक हेडिंग समझाई जाएगी और आप भी समझने की कोशिश करिएगा। तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली हेडिंग है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज है। सीधी सी बात है, जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी उसका पोटेंशियल लो होगा और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी उसका पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो होते हैं ना, वो लो पोटेंशियल से कहाँ जाते हैं? हाई पोटेंशियल की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा ना, यही आगे चल के करंट बनेगा। यही करंट ही है। मतलब करंट को किससे दिखाते हैं? आई से। आई इक्वल क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज ही तो है। पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो करंट कहलाता है। आपने 10th में पढ़ा होगा। और करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और अगर आप दूसरी निकालना चाहते हो तो होती है कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। करंट के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। देन वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखो कि करंट लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछने का। तो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो 1 एम्पियर कहलाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल एन ई। क्यू इक्वल एन ई। तो आई इक्वल हो जाएगा क्यू अपान आई इक्वल फार्मूला क्या होता है? क्यू अपान टी। तो क्यू की जगह पे आपने क्या रख दिया? एन ई। एन ई अपान टी। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। तो 1 एम्पियर क्या है कि 6.25 इंटू 10 की पावर इलेक्ट्रॉन अगर पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं तो वो 1 एम्पियर करंट के बराबर होता है। अगर कोई करंट वायरिंग करंट है तो आप चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के फ्रेम में। आई इक्वल होता है डी क्यू अपान टी टी। फिर अगला है करंट डेंसिटी। क्या है? करंट डेंसिटी। ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या है कि करंट डेंसिटी ये दिखाता है कि किसी भी कंडक्टर में कितना करंट है। डेंसिटी यही बताता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर आपके सर पे बाल बहुत ज़्यादा हैं तो आपके बालों की डेंसिटी अच्छी खासी है। अगर आपके सर पे बाल कम है तो आपके बालों की डेंसिटी बहुत ही कम है। मतलब करंट को हम दिखाते हैं जैसे, और जे इक्वल होता है आई अपान ए पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एरिया, ये एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे हम रेडियस और लेंथ ये मेजर करते हैं। ठीक है। लेकिन एरिया के लिए हम लेंथ इंटू ब्रीथ यूज़ करते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो बस इतना बहुत पर यूनिट एरिया जितना करंट फ्लो हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या डिफरेंस है। आपको ज्योमेट्री की इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। करंट कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। पर करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी थी और पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो आई की होती है एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो करंट की जो यूनिट हो जाएगी करंट डेंसिटी की, हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब आई इक्वल क्यू अपान टी होता है तो जे इक्वल होता है आई अपान ए। तो अगर हम आई की जगह पे रख देंगे क्यू अपान टी तो ए कहाँ चला आएगा? आपका टी कहाँ चला आएगा? नीचे। और करंट डेंसिटी का एक और फार्मूला मिल जाएगा क्यू अपान ए टी। क्यू अपान ए टी। अब करंट डेंसिटी की डिफिनेशन देख लेते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। ऑफ क्रॉस सेक्शन of a conductor is called current density. It is represented by J. It is a vector quantity and J equal I upon A. कोई भी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो वो है क्या, आप उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ में आपको ये दिखाना है कि उसका डायमेंशन फार्मूला और SI यूनिट क्या होती है। अगर आप इतना लिख रहे हैं तो आपका नंबर नहीं कटता। अगर आप NCERT हेडिंग बाय हेडिंग बात करेंगे तो अगली आपकी हेडिंग है किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। तो आप सबको पता है कि मान लो ये कोई एटम है और ये यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और यहीं पे न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में क्या लगाते हैं? चक्कर। जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर की चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर की चार्जिंग के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो किसी भी मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और अमूमन मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि जिग जैग पाथ में मोशन करते हैं, टेढ़े मेढ़े मोशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन्स होता है, टकराते हैं, और टकराने पे ये क्या पैदा कर देते हैं, हीट, और हीट से इनकी जो स्पीड मिलती है उसे हम बोलते हैं थर्मल स्पीड। क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड। और थर्मल स्पीड का जो ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड, कहीं कहीं 10⁶ भी मिल जाता है अलग अलग राइटर बुक में, पर आप ये मानिए, ठीक है। फिर अगली हेडिंग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल जो स्पीड होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बड़ी होती है, याद रखिएगा, जो थर्मल स्पीड होती है वो बड़ी हुई किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पर इसको बहुत बेसिक तरीके पे समझिए। ये मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आप एक बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, आप इस कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं तो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अभी कहीं भी मोशन कर रहे थे, किसी मैनर में मोशन नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन अभी एक मैनर में मोशन करते हैं और वो कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की ओर आते हैं। क्योंकि वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल लो होगा और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई। तो ये मेरे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर से इधर एक स्पीड से जा रहे हैं ये, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एक वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या फिर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की ओर जाते हैं और जिस स्पीड से जा रहे हो उसे हमने क्या बोल दिया, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में एक अंतर होता है, आपको पता होता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है। तो होता क्या है, I = NE/A/BD, जहाँ पे N क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और BD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आएगा कैसे, तो आप एक काम करिए, आप एक कंडक्टर बना देते हैं AB, जिसकी लेंथ कितनी मान ली है L, और इसमें पोटेंशियल लगा रहे हैं B, ये प्लस है और ये क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। तो आप थोड़ा इंट्रो लिखेंगे डेरिवेशन लगाते टाइम कि L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, N क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शन है A और कंडक्टर की लंबाई L, तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, AL। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, देखो N इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी छोटे हिस्से में, तो आप वॉल्यूम से क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। वैसे जैसे एक संतरे का दाम 10 रुपये है तो 10 संतरे का दाम 100 रुपये हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब मान लीजिए इन्हीं चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, कितना है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है Q = NE। तो आपको N की वैल्यू पता है कितनी है, NaL कितनी है, NaL। तो आपने N की जगह पे क्या पुट कर दिया, NaLe, ठीक है। अब आपको Q की वैल्यू मिल गई, आपको करंट पता है I = Q/T होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कंडक्टर है और कंडक्टर के इस एंड से इलेक्ट्रॉन चला तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, L। तो द टाइम टेकन बाई एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल विद डिस्टेंस L। तो स्पीड इक्वल फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, L। कितना कवर कर रहा है, L, और उसकी स्पीड कितनी है, BD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको Q की भी वैल्यू पता है, T की भी वैल्यू पता है, और आप ये जो दोनों वैल्यू है आप इसको पुट करेंगे, NaLe/L/BD, L से L कैंसिल हो गया और कितना आ गया, I = NaBDE, I = कितना आ गया, NaBDE, ठीक है। अब करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, J = होता है I/A।
जे इक्वल क्या होता है आई अपान ए। अब आई की वैल्यू कितनी है एन ए भी डी ई, आई की वैल्यू कितनी है एन ए भी डी ई और ए है तो ए से हो गया कैंसिल। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है जे इक्वल एन ए भी डी ई। ठीक है, ओके। अगला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ 2 नंबर में कई बार पूछा गया और आपने 10th में भी इसको पढ़ा होगा। तो अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी और उस पर कितना करंट लगा रहे हो आई, अगर किसी कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा रहे हो, करंट है आई, तो ओम्स ने कहा कि जो पोटेंशियल होगा वो करंट के डायरेक्टली होगा। करंट क्या होगा डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली हटाएंगे तो क्या आएगा कांस्टेंट। तो भी इक्वल क्या आ गया आर आई। मतलब व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज देन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो आर क्या हो गया आपका, तो डायरेक्टली हटाएंगे तो कांस्टेंट आ गया। आर रेजिस्टेंस है तो आर को कांस्टेंट है और यही आर क्या कहलाएगा रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसकी SI यूनिट क्या होती है ओम, क्या होती है ओम। आर इक्वल क्या होता है भी अपान आई। जो इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ कई बार पूछा गया है, तो ये करंट हो गया और ये वोल्टेज होगा, दोनों डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो जो स्लोप होगा भी आई ग्राफ का वो क्या दिखाएगा रेजिस्टेंस। फिर इसी कुछ लिमिटेशन है, ओम्स लॉ कुछ लिमिटेशन है और वो ये है कि द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा नो स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो कंडक्टर में स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट, तभी जाके ओम्स लॉ लगेगा। और ये यार किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली होता है। ठीक है, अगर वायर छोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन अगर वायर लंबा है, लंबी लेंथ का है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे रिलेट करता है, इन्वर्सली करता है। अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। मतलब थिक वायर होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा आपका कम होगा, तो ज़्यादा होगा। थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और जो थिन वायर होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कम होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ज़्यादा। मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, तो जिनके पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है वो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है। और टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, हम उन सारे मुद्दों पे बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहले करंट का फार्मूला पढ़ा, आई इक्वल क्या होता है क्यू अपान टी, और दूसरा आपने करंट कैसी क्वांटिटी है स्केलर। फिर आपने दूसरा फार्मूला पढ़ा जे इक्वल आई अपान ए जे, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा, आई इक्वल एन ई ए भी डी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपने पढ़ा ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ होता है भी इक्वल आई आर। क्या होता है भी इक्वल आई आर, तो आर इक्वल हो जाएगा भी अपान आई। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है ओम्स होती है। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अगला इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अगर किसी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा कम होगा। दोनों इन्वर्सली रिलेट करते हैं, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जे इक्वल होता है 1/r। मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका चीज़ें कवर करा सकूँ। ठीक है, क्योंकि अपने पास कोई एडिटर की टीम है नहीं, सीधे वीडियो बना के अपलोड कर देना पड़ता है। ठीक है, कम सिस्टम में जो हमारे पास है वो हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं, पर कंटेंट आपको और समझाने के तरीके में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, तो जी इक्वल होता है 1/r, और क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो जी की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स या साइमन। पहले लोग महो यूज़ करते थे, पर महो अब यूज नहीं होती। ठीक है, ये पुरानी यूनिट थी। फिर अगली हेडिंग है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो याद रखिएगा जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली होता है और एरिया क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होता है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया तो आर डायरेक्टली एल अपान ए आ गया। डायरेक्टली हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ कांस्टेंट जो आ रहा है रो आ रहा है। क्या आ रहा है रो इज ए कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी रो को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस की होती है ओम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो
1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, कितना बचेगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है, डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना सिखाया जा चुका है, अगर नहीं है तो आप 11th वाले फोल्डर पे जाके चले जाइएगा, वहाँ मैंने आपको बताया कैसे कैसे का डायमेंशन फार्मूला निकालें, क्योंकि आप इतने सारे डायमेंशनल फार्मूला है ना, आप रट नहीं सकते, ठीक है। तो वो सबको निकालते आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अगला है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, और वो है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है रजिस्टिविटी। तो किसी भी कंडक्टर में कितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है वो रेजिस्टेंस है। ये आर है और ये करंट फ्लो हो रहा। रेजिस्टेंस इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के फ्लो में मतलब कितनी रुकावट हो रही है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज है रेजिस्टिविटी, वो भी करंट को कितना अपोज कर रहा है, कैसा मटेरियल है, क्या वो अच्छा मटेरियल से बना हुआ कंडक्टर है या बैड मटेरियल से बना हुआ कंडक्टर है। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा कौन, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा तो लेंथ से डायरेक्टली होता है और एरिया क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होता है। लेकिन आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है मटेरियल, ये कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, इट डिपेंड ओनली। बच्चे क्या होते हैं फार्मूले पे चले जाते हैं और उनको लगता है कि फार्मूले पे आ रहा है रो इक्वल आर ए अपान एल, तो ऐसे रिलेट करेगा, नहीं। इट डिपेंड ओनली ऑन द मटेरियल एंड टेम्परेचर, नॉट ऑन द लेंथ एंड एरिया। एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे फार्मूला होता है आर इक्वल रो एल अपान ए, तो यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, ए एरिया है, और ये रो इक्वल होगा आर ए अपान एल, ठीक है। ये पर आप अंतर नहीं लिखिएगा, अभी आप जानकारी के लिए याद रख लीजिए। हाँ, ये अंतर ही होगा, इट्स SI यूनिट इज ओम और इसकी SI यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। क्या होता है कि चेंज विद डायमेंशंस लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर लेंथ और एरिया बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा, लेकिन लेंथ और एरिया के डायमेंशंस अगर बदलेंगे तो उससे इंडिपेंडेंट, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी को। मान लीजिए कोई आपके पास लॉन्ग वायर है, कौन सा वायर है, लॉन्ग, अभी मैंने बताया था, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। और कोई शार्ट वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। कापर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी होती है लो, इसलिए कापर एक गुड कंडक्टर है। और आयरन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, तो आयरन एक पुअर कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। रेजिस्टेंस एक पार्टिकुलर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ है और रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टीज़ है उस मटेरियल की खुद की, इटसेल्फ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अंतर है। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे चीज़ें हैं पढ़ने को, अब पढ़िए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा। थैंक यू।